Hello. Yes. Hello, students. Welcome to magnetic effect of electric current once again. हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें भी डीसी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और वो भी डीसी मोटर। ये डीसी मोटर क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर है जिसे हम डीसी पावर सप्लाई देते हैं, बैटरी से सप्लाई देते हैं, तो ये डीसी मोटर। अगर अपन डायरेक्ट अपने जो घर में एमएससीबी का जो करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो करंट आता है, उसको अगर देंगे तो वो एसी मोटर होगी। तो ये हम डीसी मोटर की बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से कोई डीसी मोटर आपने पहले से पढ़ना है, राइट? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस मोटर इज कॉल्ड डीसी मोटर because we supply it डीसी पावर। डीसी पावर देते हैं इसलिए इसको डीसी मोटर कहते हैं। इसका हमने कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल सब देख लिया था। प्रिंसिपल में क्या देखा था इसके प्रिंसिपल, या ये मोटर है क्या? ये विच कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट ये करता है, ये मोटर करती है। दूसरा हमने इसका प्रिंसिपल देखा था। प्रिंसिपल क्या था इसका? व्हेन an electric current is supplied in a rectangular coil kept in a uniform magnetic field, it rotates। बस ये इसका प्रिंसिपल है। और रोटेट होती है तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, हम उसको कहीं भी कनेक्ट कर देंगे। और हमने फिर इसका कंस्ट्रक्शन देखा था। कंस्ट्रक्शन में कई सारी चीजें थी। जैसे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले एक एनएस मैग्नेट रखी थी हमने, 2 पोल्स। और इन 2 पोल को जब हम ऐसे, ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट हो सकती है जिसके 2 पोल्स हैं, तो एक हमारे को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। मतलब आप क्या रखते हो उससे मतलब नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए। फिर इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी, मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और इसका कनेक्शन 2 स्प्लिट रिंग्स से कर दिया। ये कॉपर के रिंग्स हैं, और इनको रिंग्स को हमने कार्बन ब्रशेस के जरिए इनको हमने पावर सप्लाई दे दी। एक स्विच लगा दिया और बैटरी से पावर सप्लाई, ये डीसी पावर सप्लाई दे दी। और यहाँ पे एक शेफ्ट लगा दी, और ये शेफ्ट जब घूमेगी तो फिर इसके साथ हम फैन, पानी का मोटर, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये स्प्लिट रिंग S1 और S2 है, और ये ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस R1 और R2 है। ये बैटरी है, प्लस माइनस बैटरी, और ये स्विच S। और ये आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, ये हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट है, ऐसा समझो।
स्ट्रॉन्ग horseshoe टाइप, राइट, shaft। तो ये कंस्ट्रक्शन में ये सब चीजें हमने देखी थी। हमको पता था एक horseshoe टाइप मैग्नेट रखी है, हमने एक इसके अंदर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसमें क्या क्या है, वन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, वन इंसुलेटेड कॉपर वायर रेक्टेंगुलर कॉइल, तीसरी चीज क्या है, S1 S2 दो टू सी शेप्ड कॉपर रिंग्स, इनको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स, टू कार्बन ब्रशेस, की कार्बन ब्रश, बैटरी स्विच, ये सब हमने कंस्ट्रक्शन, इन सबका हमने मीनिंग भी आपको समझाया था किस चीज का क्या काम है। और अब इसकी हम वर्किंग पढ़ सकते हैं, राइट। अब मैं ये सब हटा देता हूँ और डायरेक्ट हम वर्किंग पर आ जाते हैं। बहुत ही संभाल के आपको इसकी वर्किंग को समझना है और उसको अपने शब्दों में वापस लिखना है, राइट। देखिए वर्किंग, पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो क्या किया सबसे पहले हमने, सबसे पहले क्या किया, देखो स्टूडेंट, हमने ये स्विच एस को क्लोज कर दिया। जैसे हम स्विच एस को क्लोज करेंगे, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ये देखो करंट फ्लो हो रही है, तो करंट इधर जाएगी इसके माध्यम से, तो यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रही है, और ऐसे होते हुए यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रही है। ये है ए, ये बी, सी, डी। तो मतलब क्या हुआ, हमने पहला काम क्या किया, और ये करंट वापस इस तरीके से बैटरी में आती है। तो क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट। क्या किया हमने, जब भी स्विच एस को हमने जैसे ही क्लोज किया, यानी ये सिस्टम, यानी ये सर्किट ऑन हो गया, यहाँ से करंट ये रेक्टेंगुलर कॉइल में ए टू बी और सी टू डी फ्लो होने लगा, राइट। तो ये लिखना है हमें सबसे पहले, when we switch on the circuit, switch on the circuit, a current flows in the rectangular coil A to B, A to B and ये देखो A to B और C to D। अब है समझने की बात, देखिए हमने ये सीखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस ए बी साइड पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, थंब की तरफ, इनसाइड द बोर्ड, या इसे कह सकते हैं डाउनवर्ड्स कंडीशन में। इज इट क्लियर टू यू, आपको समझ में आ रहा है क्या। मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक करंट ये आपको जो दिख रहा है वो ये जा रहा है ए टू बी, तो हमने उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट कर लिया, ये सेंटर फिंगर। तो फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से थंब की डायरेक्शन होगी, तो ये थंब इनसाइड द बोर्ड शो कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड। अगर ये पूरा बोर्ड सीधा रखते तो डाउनवर्ड, यानी इस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल हम बोर्ड को रखते तो ये डाउनवर्ड लगता,
लाइक दिस, राइट। तो अब फिलहाल ये बोर्ड पे है, तो बोर्ड तो आपको दिखाने के लिए सीधा ही रखना पड़ेगा। तो ये इनसाइड द बोर्ड यानी डाउनवर्ड मूव करने लगेगी। द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन ए बी साइड इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट, इन दोनों के परपेंडिकुलर। लिखते हैं यही बात को, देखिए। एज current flows in A to B, so with the help of Fleming's left hand rule, a force will act on side AB in perpendicular downwards direction. तो ये समझो डाउनवर्ड्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा ए बी साइड पे। अब सी डी साइड पे क्या होगा, देखो सी डी साइड पे भी मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, लेकिन अब करंट इस डायरेक्शन में, ये इसमें उल्टी थी, इसमें ये डायरेक्शन में, देखो ना करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ए बी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था और सी डी पर ऊपर की तरफ अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट। तो क्या होगा, ये साइड ए बी तो इसमें नीचे की तरफ, ये साइड सी डी तो इसमें ऊपर की तरफ, तो ये कॉइल ऐसे घूमने लगेगी, है कि नहीं। सिमिलरली सिमिलरली current flows from C to D, a force will act on CD side in perpendicularly upwards direction. तो इसका परिणाम क्या हुआ, कॉइल ए बी सी डी रोटेट करने लगेगी, और ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो रोटेशन की, ये रोटेट ऐसे कर रही है नीचे से ऊपर, ये इस डायरेक्शन में रोटेशन शुरू हो गया। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक ऐसे घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये ऊपर की तरफ, तो समझो ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कॉइल घूमना शुरू कर देगी। Hence, coil ABCD will start rotating anti-clockwise. राइट। अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, एक जैसे ये घूमेगा तो उसके बाद हाफ राउंड के बाद, पूरा राउंड नहीं, हाफ राउंड के बाद, हाफ भी नहीं, जैसे ये कॉइल परपेंडिकुलर हो जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये ए बी और सी डी दोनों मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएंगे, और वो तो आएंगे, ये जो S1 S2, ये जो S1 नहीं C1 C2 कर लेते हैं यहाँ पे, C1 C2, ये जो दो रिंग, जो ये सी टाइप जो आपको रिंग्स दी गई है ना C1 C2, ये अपना स्थान बदल देंगे। ये देखो ये ऐसे घूमेगा, तो दिस C2 विल कम हियर एंड C1 विल कम देयर, और उससे पहले ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे,
कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये देखो, ए बी जा रहा है नीचे, सी डी जा रहे हैं ऊपर, राइट, ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रिंग्स हैं वो कुछ इस टाइप के हो जाते हैं। ये C2, C1, ये R2, ये R1, यानी C1 C2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने से उनका कनेक्शन R1 और R2 से टूट जाता है। देख रहे हैं ना, जैसे ये कॉइल घूमी तो C2 will come like this, it will come like this, और C1 will come like this। ये C1 और ये C2 ऐसा बन जाता है। Hence C1 and C2 also rotates and lost the connection with R1 and R2। जो कनेक्शन था इनका पहले C1 का R1 से, C2 का R2 से, वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि C1 नीचे आ गया, C2 ऊपर चला गया, और दोनों के बीच में गैप है, तो गैप में R1 R2 शो कर रहे हैं। कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूट गया तो कॉइल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे ही कनेक्शन टूटा, भाई कॉइल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे ऐसे, और C1 का R1 से कनेक्शन होने से ये जा रहा है ऐसे। लेकिन जब कनेक्शन ही टूट गया तो R1 तक तो करंट आएगा, लेकिन C1 में नहीं जा पाएगा। देखो R1 तो आएगा करंट, C1 में अब नहीं जा पाएगा, C2 में अब नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब कॉइल में अब करंट फ्लो नहीं होगा, थोड़े समय के लिए करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये बात हम लिख देते हैं यहीं पे। नाउ no current will flow in coil ABCD। कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का अब काम नहीं करेगा। लेकिन ये चूंकि एक बार झटके से घूमा था, ये झटके से घूमा था, तो कनेक्शन टूटते ही अपने रेस्ट में तो नहीं आ जाएगा ये, ड्यू टू द मोमेंटम। अब देखो ना, जैसे हम भागते हैं तो रुकते हैं, या फिर साइकिल में हम ब्रेक लगाते हैं तो भी साइकिल थोड़ी दूर जाके रुकती है ना। जैसी ब्रेक लगाए तो जगह पे तो नहीं रुकती। स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी लो, ब्रेक लगाएंगे तो भी वो थोड़ी आगे जाती है, उसके बाद ही रुकती है। तो ये कॉइल भी घूम जब रही थी, जब वर्टिकल बन गई तो और घूमती रहेगी ड्यू टू द मोमेंटम। इसे कह सकते हैं ड्यू टू द मोमेंटम इट विल कंटिन्यू टू मूव, और इन एनी कंडीशन हाउ एवर दिस। अब ये कैसे घूम रहे हैं, देखो ना घूम कैसे रहे हैं। ये डायरेक्शन है ना घूमने की, यहाँ पे C1 था, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहे हैं ना ये, ऐसे। तो किसी भी तरह से C2 विल गेट द कॉन्टेक्ट विद R1, यानी ये C2 पहले जो R2 के साथ कॉन्टेक्ट में था अब R1 के पास आ जाएगा, और C1 R2 के पास चला जाएगा। तो कैसी कंडीशन बन गई, वो है ये बन गई। CD इधर आ गया है जैसे घूमते हुए, और A भी इधर चला गया। इस वजह से ये जो R1 था वो तो R1 तो एक जगह है, लेकिन यहाँ C2 आ गया, और यहाँ C1, और ये R2 तो R की जगह ही है। तो ये कंडीशन हो गई। यानी इसके बाद हम इसको देखना, यहाँ से इसको देखना, फिर ये नीचे,
और जैसे ये हुआ तो फिर करंट तो यहाँ तक आए वाला था ही R1 से, जैसे C2 का कनेक्शन बना फिर से करंट ऐसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बट ड्यू टू द मोमेंटम coil continues to rotate for some more time and C2 gets connected with, ये देखो C2 जो घूमते घामते R1 के पास आ गया, with R1 and C1 with R2, और C1 जो है ना R2 के पास चला गया, तो ये कंडीशन में आ गया। अब इसका कारण इस तरीके से क्या हुआ कि जो करंट फ्लो हो रहा था अब वो C2 के थ्रू पहले फ्लो होगा, R1 से C2 की तरफ जाएगा, और CD में पहले CD में नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा था, अब CD में ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा, और AB में नीचे की तरफ। AB में पहले ऊपर था, ये पलट गई कंडीशन, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो वही रही, लेकिन कॉइल के घूमने की वजह से अब CD जो इधर आया उसमें करंट ऊपर की तरफ जाएगी और AB में नीचे की तरफ आएगी। आप समझ रहे हैं ना? So now current will flow in the coil D to C, पहले C to D था, अब D to C, और पहले A से B था, नाउ इट इज ओ, आई एम सॉरी, ये B है और ये A है, भाई ऐसी तो जा रही है तो B उधर आएगा, A इधर। नाउ करंट विल फ्लो B to A एंड B to A, ऐसे करंट फ्लो होने लगा। अब क्या हुआ, फिर से फ्लेमिंग, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड तो यही लग रहा है जैसा ये है, तो इस पे देखते हैं CD पर अब कैसे लगेगा। करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वही है। ओ आई एम सॉरी, ये राइट हैंड यूज कर रहा था, लेफ्ट हैंड लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट ऊपर की तरफ, तो फिर से वही, यानी जो पहले AB पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था वही फोर्स अब CD पर नीचे की तरफ लगेगा और AB पर ऊपर की तरफ। तो लिख देता हूं, नाउ a force will act on side CD in downwards direction and on AB in upwards direction। यानी जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में मूव होती रहेगी ये, तो फिर से वही ऐसे ही घूमती रहेगी, यानी करंट की डायरेक्शन बदल गई लेकिन कॉइल की डायरेक्शन वही होती रहेगी, क्योंकि फोर्स हमेशा इस साइड में आया तो नीचे की तरफ ही, इस साइड में आया जो भी कॉइल उसमें ऊपर की तरफ ही लगता रहेगा। तो इट विल मूव कंटिन्यूअसली लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस ऑलवेज। करंट अपने आप से अभी इसके बाद क्या होने वाला है, ये फिर से ऐसे ही होगा, ये कंडीशन आएगी और फिर से वो कंडीशन आएगी, यानी C2 विल अगेन मूव टुवर्ड्स R2, C1 टुवर्ड्स R1, और फिर पहले वाली कंडीशन शुरू हो जाएगी। तो वही मैं लिख रहा हूँ। सो in this way coil ABCD will rotate continuously in anti-clockwise direction
anti-clockwise direction. कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। एंड करंट इन कॉइल will change its direction by changing the position of C1 and C2। C1 C2 की पोजीशन चेंज होती रहेगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली कॉइल एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता रहेगा। तो एक बार स्विच चालू किया तो कौन क्या चेंज कर रहा है वो सब इंटरनल मैटर हो गया, और ये कॉइल कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहेगी। और जो भी ये शेफ्ट है, इसके साथ में आप पानी का मोटर लगा, पानी का जो लिफ्ट करना है पानी का लगा दो, फैन लगा दो, जो कुछ लगा दो, वो मैकेनिकल वर्क होता रहेगा। सो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। आई एम श्योर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए क्या होने वाला है कि ये हमने वर्किंग कर लिया। जैसे हम स्विच एस को क्लोज करेंगे, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, R1 C1 होते हुए AB। तो जब AB में फ्लो होगा तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में थंब दिखा रहा है, फोर्स लगने लगेगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर देखें CD में करंट C से D फ्लो हो रहा है, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और यहाँ पे अपोजिट जो AB में फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में CD में फोर्स लगेगा। तो AB में नीचे, CD में ऊपर, तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी। अगर इसको रेक्टेंगुलर कॉइल मान लो तो ये AB साइड है, ये नीचे की तरफ, CD साइड ऊपर की तरफ ड्यू टू द फोर्स मूव करेगी। और जब वो मूव करेगी तो C1 C2 का कनेक्शन R1 R2 से कट जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल कंडीशन, ये जब मूव होंगे तो ये C1 उधर जा रहा होगा, C2 इधर जा रहा होगा। तो एक ऐसा तो टाइम आएगा कि वो गैप आ जाएगा R1 और R2 के सामने और कनेक्शन टूट जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होगा नहीं, लेकिन जो कॉइल है वो अचानक तो रुकेगी नहीं, वो घूमते घूमते कुछ ऐसा हो जाएगा, C2 विल गेट इन कॉन्टेक्ट विद R1 एंड C1 विल गेट द कॉन्टेक्ट विद R2। ऐसा कंडीशन। अब उल्टा हो गया इसका, तो CD जो साइड है वो इधर आ गई, AB साइड उधर चली गई। राइट नाउ करंट विल स्टार्ट मूविंग अगेन, फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या कंडीशन बनी CD के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और फोर्स की डायरेक्शन अगेन। जो AB पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था वो अब CD पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और जो CD पर अपवर्ड फोर्स था वो AB पर अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो मतलब कॉइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉइल को उसी डायरेक्शन में फोर्स मिलता रहा। बस एक ही डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो हो गई, क्योंकि पहले C1 यहाँ था, C2 इधर, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो करंट की डायरेक्शन सेम ही गई। तो इस अरेंजमेंट को, ये अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटर। इसको क्या बोलते हैं वन, कम्यूटेटर। क्या इसका फंक्शन है, इट इज डूइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। वो क्या इंपॉर्टेंट वर्क है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट चेंजेस द, या इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। बार बार अपनी पोजीशन C1 C2 चेंज करके करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करते हैं इन द कॉइल। राइट, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, एक स्पेशल इसका नाम है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये क्या काम करता है। तो आपको समझ में आ गया स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है। इट इज यूज्ड फॉर ensuring the current in the same direction by changing its position. It keeps
the direction of current. It keeps the direction of current in the coil ABCD same by changing the position of two rings C1 and C2। तो ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट को सेम रखे, उसका बदल ना होने दे, सर्किट में इसी तरीके से डायरेक्शन जाती रहे करंट की। या तो ये कह सकते हैं और दूसरा ये भी कह सकते हैं, वैसे तो बुक्स में अलग अलग है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले जो ए बी में फ्लो हो रहा था ऊपर की तरफ, ए से बी फ्लो हो रहा था, अब यहाँ बी से ए फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये चेंज करता रहता है। इट कीप्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल एबीसीडी सेम, नहीं, इसको क्या कहते हैं, हम चेंज कर देते हैं। इट कीप्स द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग, इट कीप्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस पूरे को। इट reverses the direction of current in the coil by changing its by changing the position of by changing the position of two rings C1 and C2 after every half rotation। हर आधे रोटेशन के बाद ये C1 C2 अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाती है उस वजह से, राइट। तो ये काम है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का। ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसको आपने ध्यान में रखना चाहिए। R1 और R2 का काम मैंने कल बताया था कि ये कार्बन ब्रशेज हैं और ये इनका काम ये है कि वो कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। जो करंट फ्लो हो रहा है उसको C1 तक पहुंचाने का काम R1 का, और C2 से जो करंट आ रहा है वो लेने का काम R2 का। ये कार्बन के बने होते हैं, इसी वजह से इससे करोजन वगैरह नहीं होता, खराब नहीं होते, ये कनेक्शन बराबर मेंटेन रखते हैं। नहीं तो अगर ये बहुत ही रैपिडली इसका कनेक्शन मेक ब्रेक होता है, जब क्योंकि ये बहुत तेजी से मूव करती है मोटर में, आप ध्यान से देखो तो कितने जोर से फैन घूमते रहता है उसका, तो उसी तरीके से घूमती है। तो इतनी बार बार मेक और ब्रेक कनेक्शन होने की वजह से स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग में R1 R2 का कनेक्शन घिस के ब्रेक ना हो जाए, करोजन ना हो जाए उसके ऊपर, करोजन समझ, जंग लगना, गंज ना लग जाए उसके ऊपर, उसको नहीं लगने देने के लिए R1 R2 को कार्बन का बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी लिख देता हूँ इसी तरीके से, व्हाई डू वी यूज कार्बन ब्रशेस। इसका आंसर आ जाएगा अभी इधर ही। When coil moves rapidly, when coil moves rapidly, C1 and C2 changes its position again and again, so a sparking produces at R1 and R2. If
R1 and R2 will not be of carbon, other metals may corrode. Hence, we use carbon brushes. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि उसके ऊपर करोजन ना हो जाए, गंज ना लग जाए, हम कार्बन ब्रशेस का यूज करते रहते हैं। ओके, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आई एम श्योर वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोग डीसी मोटर के बारे या डीसी मोटर को समझ के पूरा इस वीडियो को एक दो बार देख के, इस पूरे मैंने जो लिखा है उसको तो आप ऐसे नोट्स लिख ही सकते हो वीडियो को पॉज कर करके। अदरवाइज वो सब ना करते हुए एक बार लिख दिया वो तो ठीक हो गया, लेकिन इसकी एक प्रैक्टिस आप 2-3 बार इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग ये सब लिख के डायग्राम बना के प्रैक्टिस जरूर कीजिए घर में, राइट? तभी आपको इस सब का फायदा होने वाला है। चलिए हमें आगे बढ़ना है। हमें अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये अगला टॉपिक है वो लेना है, लेकिन वो अब नेक्स्ट पीरियड में आप शुरू करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।